अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले इश्यूज़ देखेंगे, ठीक है, और उनको डिवाइड करेंगे किस तरीके से, कुछ फैक्ट्स फिगर्स को थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके इफेक्ट्स देखेंगे कि अगर डिक्लाइन होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर नहीं, इफेक्टिव नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा तो क्या नुकसान हो सकते हैं, उसका इफेक्ट्स बोल सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले एग्रीकल्चर इशूज़ इन पाकिस्तान क्या है। सबसे पहले देखें कि एग्रीकल्चर 21% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और 50% एम्प्लॉय ईयर है। बेसिकली इसको कहते हैं 50% तो नहीं है, खैर अभी जो हो गया 49% कह रहे थे, किसी में स्टैटिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से तो अब 19% ऑफ जीडीपी जो है ना कंट्रीब्यूट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहले आ जाता है लैक ऑफ लाइंड कैनाल्स, कि जो हमारे कैनाल्स हैं ना वो लाइन नहीं है, उनके प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर कैनाल सिस्टम नहीं है। सबसे ज़बरदस्त इसकी एग्जांपल अगर आपने यहाँ केस स्टडी डालनी है ना तो आप इसराइल की केस स्टडी डालें। इसराइल का कैनाल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, वाटर सरप्लस कंट्री बन गया वो विद दी हेल्प ऑफ देयर इरीगेशन सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। उसमें भी इसको जिक्र करेंगे आगे इसकी केस स्टडी को। और उनके कैनाल सिस्टम उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से जॉर्डन रिवर से अपने कैनाल सिस्टम का कैनाल मैकेनिज्म बनाया था, वाटर मैनेजमेंट कहती हैं, वाटर मैनेजमेंट की केस स्टडी आती है इसके अंदर। तो वाटर मैनेजमेंट उन्होंने की और एग्रीकल्चर को उन्होंने बूस्ट किया विद द हेल्प ऑफ देयर लाइन कैनाल्स, विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर मैकेनिज्म, रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ द लाइन कैनाल्स ऑफ देयर कैनाल्स। ठीक है, सबसे पहला तो ये मसला है हमारा। फिर आ जाता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अभी भी अगर आप देखेंगे सारे सिंध पंजाब जिस साइड पे फ्लड्स हैं उसके बाद देखें वो सारी एरिया के अंदर पानी तो जज्ब नहीं हो रहा, पानी जा नहीं रहा कहीं, वाटर लॉगिंग हो गई और सैलिनिटी उसके ऊपर आप देखेंगे सारा वाइट ज़मीन हो जाती है, सॉइल आती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किसी तरीके से क्रॉप्स और ये सारी चीज़ें नहीं बन सकती। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी लैंड वेस्ट हो रही है इस वाले प्रॉब्लम की वजह से। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, इशू तो रहेगा एग्रीकल्चर का। देन कम्स लिमिटेड कल्टिवेटेड एरिया। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कल्टिवेबल एरिया है ना वही वैसे ही कम है, आधा से ज़्यादा वाटर लॉगिंग सैलिनिटी की वजह से कहीं पे पानी नहीं पहुंचता। बलूचिस्तान का पूरा एरिया जो है वो बैरन पड़ा हुआ है। ठीक है, कल्टिवेट नहीं हो सकती वहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। अगर हम प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं, वाटर लेके जाएं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग हम लोग करते हैं कि मतलब होता ही है कि जो सबसिस्टेंस मतलब ये सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाती है पेरेंट्स, और ये जो आपके रूरल फैमिलीज़ हैं ना वो ये करती हैं कि एग्रीकल्चर तो बनाती हैं लेकिन सिर्फ अपने रहने वहने के लिए, कि भाई अपना खर्चा पूरा हो जाए, अपना खाना पीना पूरा हो जाए, हम इसको आगे मजीद मुल्क की प्रोडक्टिविटी जीडीपी ग्रोथ में इसको कंट्रीब्यूशन नहीं करते। ठीक है, वो भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इशू है कि लेबर तो वहाँ पर जा रही है, हमारी वर्क फोर्स तो 49% जा रही है लेकिन जीडीपी पे कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा। देन कम्स लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटेशंस। अब जो फैसिलिटेशंस इरीगेशन की है वही हमारे पास बहुत ख़राब है, जिसके अंदर आप देख लें कि हम ड्रिप इरीगेशन यूज़ नहीं कर सकते, इतना एडवांस सिस्टम नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए, वो लैंड रिफॉर्म्स करने पाते हैं तो कोई ना कोई इशू आ जाता है। लैंड रिफॉर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इशू है एक। ठीक है, फिर आ जाता है शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। आप फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ ही नहीं देते कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, फर्टिलाइज़र ले, वो ग्रो कर सके, उसको कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते प्रॉपर। ठीक है, ये सारे हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ पड़ रहे हैं जिसकी वजह से फिर एग्रीकल्चर बूस्ट नहीं मिलता। जब फार्मर्स को फैसिलिटेशन, फार्मर को प्रॉफिट नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों वो वापस फार्मिंग करेगा और क्यों अपना सारा 6-6 महीने के, बेसिकली 6-6 महीने का साइकिल होता है वो नहीं पूरा नहीं करेगा। ठीक है, वो क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उससे। ठीक है, तो आप उसको अगर फैसिलिटेट करेंगे, उसको लो इन्वेस्टमेंट देंगे, उसको सब्सिडीज़ देंगे, फैसिलिटेशन स्कीम्स लाएंगे तो वो काम करेगा। फिर आ गया अनस्टेबल मार्केट प्राइसेस मार्केट प्राइसेस के अंदर बेसिकली सीन ये है कि जो सपोर्ट प्राइस का पूरा कॉन्सेप्ट है और मिडल मैन वाला सीन है वो ख़राब कर देता है पूरा आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को। ऑब्वियसली यहाँ पे अनस्टेबल मार्केट प्राइसेस में कभी ये स्टॉक कर लेते हैं सारे जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसके अंदर स्टॉक करते हैं और फिर शॉर्टेज कर देते हैं और फिर उनसे सस्ता ले लेते हैं फार्मर से और आगे मार्केट में महंगा बेचते हैं। फिर आ जाता है रोल ऑफ मिडल मैन, जो कि मैंने अभी बताया कि मिडल मैन क्या करता है, वही इंडस्ट्रीज़ के साथ मिला हुआ होता है, उनसे सस्ते दामों लेता है, आगे महंगा बेचता है और दरमियान में कमीशन कट जाता है। तो इससे ओवरऑल जीडीपी के मुल्क को नुकसान होता है। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने, खैर सोशल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये तो हमने देखे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल में सबसे पहले मैंने देखा लैक ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर स्कर्सिटी का इशू है कि पाकिस्तान के अंदर, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है पाकिस्तान थर्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और फोर्थ लार्जेस्ट इसका हाईएस्ट वाटर यूजेज है। ठीक है, और फिर मतलब यूएनडीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान 2025 तक वाटर ड्राई अप कंट्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फिगर्स हैं मुझे, मैंने बताया वापडा का एक्स चेयरमैन ने बताया 10% हमसे स्टोर करते हैं फ्रॉम 140 मिलियन एकड़ के अंदर से। तो इस तरीके से बहुत सारे वाटर के स्टैटिस्टिक्स हैं कि वाटर, ऑब्वियसली वाटर ही इतना लो हो गया है, इसकी कैपेसिटी तरबेला सब वाले डैम्स के अंदर कम होती जा रही है, डैम्स हमने बनाए नहीं है न्यू।
ठीक है। दूसरा आ जाता है रीजनल वाटर पॉलिटिक्स। अब वाटर पॉलिटिक्स का इशू चल रहा होता है, प्रोविंसेस इंटर प्रोविंसेस इशूज चल रहे होते हैं, उसकी वजह से वाटर का इशू आता है कि आपका मतलब इतना वाटर का शेयर, इसका इतना वाटर का शेयर है, उसकी वजह से फिर एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है। फिर आता है लैक ऑफ एग्रो बेस्ड रिसर्च। अब एग्रीकल्चर की रिसर्च ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इसमें अगर हम केस स्टडी देखें, मैंने जैसे बताया ना कि इजराइल की केस स्टडी नहीं, एग्रीकल्चर की केस स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सबसे ज़बरदस्त नेदरलैंड की केस स्टडी है। मैं 2-3 केस स्टडी बताऊंगा, बाद में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फिलहाल हम इन इशूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ हाई यील्डिंग, वो जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे पास इतनी खास प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर इलिटरेसी का इशू है कि हम इलिटरेट पीपल, अगर अवेयरनेस हो कि लोगों के अंदर, तो वो अच्छी तरीके से मतलब एडवांस फर्टिलाइजर्स को ग्रो करेंगे एडवांस मैकेनिज्म के साथ। फिर करप्शन एंड माफिया वाला जो पूरा केस है। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिसी ही कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनी हुई, जिसको आपका बुक में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान बुक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, अकबर एज़ैदी की मैंने पहले ही बताया, इकोनॉमिक पाकिस्तान अकबर एज़ैदी की, उसमें उन्होंने बताया कि हमारी वो पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का इशू चलता रहा है कि भाई हम कौन सी पॉलिसी बनाएं, एग्री बेस्ड बनाएं, एग्रीकल्चर बेस्ड बनाएं या इंडस्ट्रियल बेस्ड बनाएं। अगर एग्रीकल्चर कंट्री है तो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसी जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जाना है, तो वो ही हमारी कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बन सकी। दूसरा है क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रॉफीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे कि फ्लड्स, आप इस केस में यहाँ पे केस स्टडी में ऐड करेंगे। फ्लड्स 2022 का केस स्टडी बताएंगे कि किस तरीके से फ्लड्स ने पूरा एग्रीकल्चर को ख़राब कर दिया। इसकी एक रिपोर्ट रिसेंट, वैसे मैंने पहले भी बताई थी, फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेन चेंज करके लिख देता हूँ। फेडरल कमेटी जो है ना, फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की FAC की रिपोर्ट है, वैसे तो FAC बोलते हैं या FCA कह लें। अब उसने ये बताया कि जो शुगर प्रोडक्शन है ना, ठीक है, इस फ्लड्स के बाद की रिपोर्ट है, आफ्टर फ्लड्स रिपोर्ट है, ठीक है, आफ्टर फ्लड्स रिपोर्ट है, या आप नोट बना लें, आफ्टर फ्लड्स रिपोर्ट है। इसमें ये बताया कि शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो डाउन हुई है 40%, 7.9%, एक मिनट, अच्छा 7.9% डिक्लाइन हुई है, और राइस की प्रोडक्शन 40% डिक्लाइन हुई है, ठीक है, आफ्टर फ्लड्स में। और कॉटन की प्रोडक्शन 24%, ये अभी रिसेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये 2022 के भी लास्ट वीक में, और वीट प्रोडक्शन भी कम हुई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से आपका क्लाइमेट ने इम्पैक्ट करता है आपके एग्रीकल्चर को, और फूड स्कार्सिटी को कैसे ट्रिगर करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। फिर आ जाता है फ्लड्स, ड्राउट्स, ये तो इसके अंदर आ गया, ये दो बातें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। सॉल्यूशंस हम आगे देख लेते हैं, फिलहाल तो सॉल्यूशन के बाद केस स्टडीज देखेंगे। इफेक्ट्स क्या होता है, सिंपल ये है कि जब एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं होगी तो फूड सप्लाई का शॉर्ट हो जाएगा, फूड स्कार्सिटी का इशू आ जाएगा। जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 40% ऑफ पाकिस्तान पीपल जो है ना, वो फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है, फूड इनसिक्योर। तो ये मसला आ जाता है, और उसमें से 16% जो है वो एक्यूट स्कार्सिटी के अंदर है, एक्यूट कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स याद रखें। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, 22% ऑफ माल न्यूट्रिशन है कंट्री में, 43% ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ फाइनेंसेस फार्मर, ये तो हो गया। अब सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को नीचे मजीद तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर से देख लेते हैं कि एडुकेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम देख चुके हैं, लेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, हमारी अनप्रोडक्टिव मैन पावर है, ठीक है। प्रोलिफिकेट होल्डिंग, जिसको मैं कह रहा था मिडल मैन, और वो सारा स्टॉक कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैनाल्स वाला जो मैंने बताया था, लैंड का अनप्रोडक्टिव यूज है, सॉइल सैनिटी एंड वाटर लॉगिंग है। एडुकेट मार्केट्स वाला जो हम बात कर चुके थे, जो अनसस्टेनेबल प्राइस ऑफ वो है मार्केट्स की। लो पर एकड़ यील्ड हो गया, डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर सप्लाई हो गया, जो कि हम देख चुके हैं। एडुकेट सप्लाई ऑफ इनपुट्स हो गया, लैक ऑफ एग्रो बेस्ड सर्विसेज, शॉर्टेज ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, और इशू ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ठीक है। अब सॉल्यूशंस नीचे लिखे हुए हैं, नीचे फैक्ट्स फिगर हम इसके बाद देखेंगे, सही है। सॉल्यूशंस आपको क्या करना है एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने के लिए? सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऊपर काम करनी है, इनोवेशन लेके आनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके आना है जो कि कंट्री को सस्टेनेबल पाथ की तरफ लेके जा सके, ठीक है। फिर आ जाता है लिटरेसी के ऊपर काम करें, जिसमें आपके टेक इनोवेशंस, टेक को इनकॉर्पोरेट करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दें हम, ठीक है। लाइन के लास्ट, जिसको हमने बात की कि ड्रिप एरीगेशन वाले सिस्टम को लेके आए, अभी हम इसकी केस स्टडी देखेंगे, एक दो केस स्टडीज देखेंगे, सही है। सबसे पहले देखेंगे इसराइल की केस स्टडी, और दूसरे नंबर पे नेदरलैंड, जो कि टॉप फूड एक्सपोर्टर है इन पूरी दुनिया में, सेकंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर है वो नेदरलैंड्स, ठीक है।
अच्छा, वाटर सप्लाई मीटर्ड। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, वाटर सप्लाई को मीटर करना शुरू कर देंगे, उस पर बिल चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो वाटर स्कार्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं, जिस वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करेगा। फिर आ जाता है प्रोविजन ऑफ हाई यील्डिंग, आप आपके हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स को लगाएं, ठीक है, एग्रीकल्चर को लगाएं और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। फिर आ जाता है लेजिस्लेशन फॉर द क्रॉप रोटेशन। अब क्या करें, क्रॉप रोटेशन के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, जो कि हमने बताया, पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। फिर आ जाता है मार्केट प्राइसेस इंश्योर्ड फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए मार्केट प्राइसेस को प्रॉपर तरीके से, सपोर्ट प्राइसेस इतनी हाई रखेंगे, सपोर्ट प्राइसेस को इतना रखेंगे कि फार्मर्स को बेनिफिट हासिल हो। फिर आ जाता है एग्रो बेस्ड क्रेडिट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि आप उनको मतलब इंसेंटिवाइज करें फार्मर्स को, और उनको टैक्स वगैरह की भी छूट दें, और उनको लोन्स भी लो क्रेडिट्स के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर दिया जाए। फिर आ जाता है इफेक्टिव सब्सिडीज़, जिसको मैं बोल रहा हूँ, ताकि वो सब्सिडीज़ फार्मर्स तक पहुँच सके, ये मिडल मैन दोबारा बीच में एक्सप्लॉइट ना कर सके उनको। फिर आ जाता है इंश्योरेंस स्कीम्स में आप इंश्योरेंस देके उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और स्मॉल डैम्स बना सकते हैं ताकि वाटर स्कार्सिटी को इंश्योर कर सकें और प्रॉपर वाटरिंग करके लैंड को यूटिलाइज कर सकें। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस वहाँ पे सोलर वगैरह का सिस्टम लगा दें तो वो ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर एग्रीकल्चर पर्पस। अब यहाँ पे थोड़े से और सॉल्यूशंस, इसी की डिटेल्स वहाँ जो ऊपर लिखा है वही वाली हेडिंग्स हैं बेसिकली, इसके अंदर आप डिटेल लिखेंगे कि आप रिसर्च करें। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, जो हम बता रहे थे, प्राइस सपोर्ट प्राइस वाला सिस्टम, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स हो गया, लिक्रिमिनेशन प्रोजेक्ट्स हो गया, फार्म मैकेनाइजेशन हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्रेडिट पॉलिसी हो गया, और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। ठीक है, ये तो आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब कुछ हमने स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि पहले भी लिखे थे मैंने। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सपोर्ट प्राइस थी 1950, कब थी, 2021-22 के अंदर, और ये 2200 थी 2022-23 के अंदर, ठीक है, 40 kg बैग की वीट के ऊपर, ठीक है। और आ गया करंट एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द केयर टेकर एंड हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ फार्मर अराउंड 700 पर एकड़, तो इनको इसका इतना कॉस्ट पड़ा है, ठीक है, सिंपल। कंट्री वाइड वीट प्रोडक्शन एरिया कितना है, पंजाब के अंदर 71.17% है, और सिंध के अंदर 13.38%। द ऑफिशियल एस्टिमेट रिगार्डिंग पर एकड़ वीट प्रोडक्शन इज 33 आपके एकड़ पे आ जाता है। फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, ये जैसे मैंने पहले ही बताया था, FCA फिक्स्ड वीट प्रोडक्शन टारगेट फॉर 28.9 मिलियन टन, ये जिसके हमने ऊपर स्टैटिस्टिक पढ़े थे, मैंने इसी के आपको बताया था, ठीक है। ये तो हो गई यूरिया की, हो गई सिंपल। अच्छा, अब तो एग्रीकल्चर की हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम इसकी केस स्टडीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसराइल की केस स्टडी। मैंने बताया इसराइल की दो तरह की केस स्टडीज। इसराइल की केस स्टडी एक केस में आती है आपकी वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है, जिसमें उन्होंने लाइन कैनाल्स बना के जॉर्डन रिवर से प्रॉपर कैनाल सिस्टम बना के अपनी वाटर सरप्लस कंडीशन बनाई। दूसरी उसकी आती है एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर, ठीक है, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। अब इन्होंने इसमें क्या किया, ड्रिप एरीगेशन का जो मॉडल आप देखते हैं ना, ड्रिप एरीगेशन किसका है, ड्रिप एरीगेशन इजराइल का ही है। ड्रिप एरीगेशन इनोवेशन जो है ना वो इजराइल की है। उन्होंने, अच्छा ड्रिप एरीगेशन क्या हो गया इसको, अच्छा ड्रिप एरीगेशन जो है ना, यहाँ पे मैं आपको ये बताया था कि ड्रिप एरीगेशन ईरान इसने बनाई है, इजराइल ने ड्रिप एरीगेशन कि इन्होंने ये इनोवेट किया, और फिर इन्होंने इसके थ्रू पूरा इनका याजेव एक इनका एरिया है उसको, मतलब डेजर्ट था, और उसको इन्होंने आबाद करके वहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ बनानी शुरू कर दी हैं। और इन्होंने इस तरीके से प्रॉपर इफेक्टिव एक तो वाटर सरप्लस वाटर को मैनेज किया, ड्रिप एरीगेशन से बहुत लेस वाटर को यूज़ किया, और उससे फिर एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, और एग्रीकल्चरल रिसर्च किए इसके अंदर इन्होंने। फिर जाके इन्होंने ये दो चीज़ें करके वाटर मैनेजमेंट की केस स्टडी में आप यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी केस स्टडी आ जाती है आपकी नीदरलैंड्स की, जो कि फूड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन दी वर्ल्ड। इसके अंदर आ जाती हैं तीन चीज़ें सिंपल। सबसे पहले तो आ जाता है इसका फर्टाइल लैंड है, फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग वगैरह हो गया, एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया, और फिर आ जाता है इनका लास्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं, ठीक है। एक तो मतलब इनको फ़ायदा सबसे पहला था जो मैंने आपको बताया कि फर्टाइल लैंड है, इनकी लैंड बहुत फर्टाइल है, ठीक है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से इनको इंसेंटिवाइज है इनका मुल्क। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिसमें वर्टिकल फार्मिंग एंड ग्रीन हाउसेज आ जाता है। वर्टिकल फार्मिंग रिसर्च के अंदर, जो कि हम ऊपर बात कर रहे थे, रिसर्च के अंदर वर्टिकल फार्मिंग और ग्रीन हाउसेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल वेदर के अंदर ये सीजन प्रोडक्शन करते हैं ग्रीन हाउसेज, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, बहुत मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आप सब पॉइंट्स बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे इनकी चीज़ आती है जिसको आप कहते हैं मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर इन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पे एजुकेशन
ये तो इनोवेशन हो गया ना, रिसर्च एंड इनोवेशन। एजुकेशन और रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे दुनिया के सारे आके प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब आके टेस्टिंग वगैरह करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इन्होंने मतलब फूड शॉर्टेज और इसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की, और 4 में गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती है जो कि इंसेंटिवाइज करते हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड की आप केस स्टडी देख सकते हैं, इसराइल की केस स्टडीज देख सकते हैं ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें लास्ट में जैसे कि मिफ्ता इस्माइल ने भी इस पे लिखा था कि जो 6 डेवलपमेंटल गोल बेसिक हैं, जो 6 डेवलपमेंटल पिलर्स हैं जिसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पिलर यही है कि आप एग्रीकल्चर को बूस्ट करें, किस तरीके से एग्रीकल्चर को बूस्ट करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें, उसको इंसेंटिफाइज करें, और ये सारे मेथड्स को यूज़ करें एग्रीकल्चर को एक प्रोडक्टिव एसेट के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।